वेलकम टू पी अग्रवाल एडिटोरियल्स। तो फर्स्ट आर्टिकल जो हम डिस्कस करेंगे आज वो है इंडिया चाइना एट 75 अ टाइम फॉर स्ट्रैटेजी नॉट सेंटिमेंट। तो हम देख रहे हैं जैसे कि हमारे अब 75 ईयर्स हो गए इंडिया के साथ, तो अब हमें पास्ट को सिर्फ याद करने की बजाय हमें आगे का सोचना चाहिए कि कैसे हम चीज़ें रख सकते हैं उनके साथ, क्योंकि हमारी रिलेशनशिप उनके साथ काफ़ी मतलब ऐसे सेम सी नहीं रही है, मतलब और नॉट ऑन अ क्लियर पाथ, बल्कि कभी राइवलरी रही है, कभी मिसट्रस्ट रहा है, कभी इंटरडिपेंडेंस रही है। तो अगर हम देखें कि चाइना का लेंस एक हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी में बहुत ज़्यादा आता है आजकल। जो सबसे की स्ट्रैटेजिक डिसीजन, मतलब हम जब भी कोई लेते हैं तो हम उसमें पहले देखते हैं कि चाइना चाइना एक एक्सटर्नल फैक्टर बन रखा है जिसको हम हमेशा कंसीडर करते हैं। तो ये सिचुएशन काफ़ी चैलेंजिंग है, क्योंकि ऐसा कोई वो नहीं होना चाहिए एक्सटर्नल फैक्टर जिसके कारण इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी चेंज कर रहा है। तो इंडिया को बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है बिटवीन बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड डिफेंसिव, और चाइना के साथ कम्युनिकेशन ओपन रखने के लिए। अब जैसे 1962 की वॉर थी या 2020 की गलवान वैली क्लैश था, वो सब पेनफुल रिमाइंडर्स हैं हमारे लिए। काफ़ी सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई एलएसी पर। तो वो चीज़ें हैं, और अब दोनों कंट्रीज़ ही वहाँ पर अपना मिलिट्री स्ट्रेंथ दिखाने के लिए मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव करती रहती हैं, और लोग रहते हैं वहाँ पे। जैसे 60,000 ट्रूप्स, ऑलमोस्ट इंडिया ट्रूप्स हमेशा वहीं पर रहते हैं। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। इकोनॉमिक पैराडॉक्स, तो इंडिया चाइना का जो ट्रेड अब मतलब चाहे वहाँ पर इतना कुछ हो जाता है तो भी इंडिया चाइना का जो ट्रेड इम्बैलेंस है ना, वो $100 बिलियन पे रहता है। इंडिया चाइनीज कंपोनेंट्स पे, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मास्यूटिकल्स पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहता है। तो हमने काफ़ी बार कोशिश करी है कि हम उनके ऐप्स बंद कर दें, या हम उनकी इन्वेस्टमेंट्स को लिमिट कर दें, या ऐप्स लिमिट कर दें, पर लेकिन उसका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं रहता है। जो पूरा इकोनॉमिक डीकपलिंग है वो अनरियलिस्टिक है, तो हम वो मतलब शॉर्ट टर्म के लिए वो काफ़ी ज़्यादा अनरियलिस्टिक सी है। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि हमें अब जो स्ट्रैटेजी है ना वो बदलनी पड़ेगी। हमें अब स्ट्रैटेजी लेके चलनी पड़ेगी कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस, मतलब ट्राइंग टू compete विद चाइना विद continuing सम लेवल ऑफ कॉपरेशन, मतलब कुछ कॉपरेशन भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ये तो समझ आ गया है कि हम पूरी तरह उनसे अभी के लिए तो नहीं कर पा रहे हैं। तो मॉडल ऑफ कॉम्पिटिटिव को एग्जिस्टेंस में क्या रहेगा कि इंडिया बैलेंस करेगा डेटरेंस विद डायलॉग, उनके साथ बातचीत भी प्रॉपर रखेगा, अपने इकोनॉमिक टाइज की सॉवर्निटी रखेगा, कंपटीशन विद एंगेजमेंट, एंड जो ब्रिक्स और एससीओ जैसे प्लेटफॉर्म है उनमें एंगेजमेंट साथ में इक्वल पार्टनर्स की तरह करेंगे। जो क्वाड नेशंस हैं उनके साथ स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट करेंगे ताकि इंडो पैसिफिक की फ्रीडम मेंटेन रहे। इन्फ्लुएंस एंड द नेबरहुड बेटर, तो जो चाइना है वो एक्सपैंड कर रहा है अपना इन्फ्लुएंस साउथ एशिया पे, जैसे कि श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स। तो अब इसमें क्या है कि वो क्या करते हैं, जैसे श्रीलंका को उसने काफ़ी बड़े लोन्स दे रखे हैं एयरपोर्ट्स के लिए, पोर्ट्स के लिए। तो वो चीज़ है, हर मतलब हर कंट्रीज़ के साथ ही उसने इस तरह करा है। पर जो इंडिया क्या करता है, इंडिया डेवलपमेंट एड देता है कनेक्टिविटी में हेल्प करवाने के लिए, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स में। तो हमें रिएक्टिव से प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी पे जाना पड़ेगा, जो कि हार्ट जीते, ना कि जस्ट हेडलाइंस। हम जब तक ये कुछ हो नहीं जाता तब तक हम कोई अपना सोचते नहीं है कि अब हमें एड दे देनी चाहिए या हमें ये दे देनी चाहिए। हमें शुरू से ही एक वो मेंटेन करके चलना पड़ेगा। अब जैसे रिसेंटली एक बांग्लादेश लीडर का जब रिमार्क आया था कि जो इंडिया का नॉर्थ ईस्ट है वो तो जी लैंडलॉक हो जाएगा, जो कि सच भी है। हमें उसके लिए कुछ काम करना पड़ेगा कि हमारा वो अपने हम उसको प्रॉपरली सिक्योर रख पाएँ। नेरेटिव वेलफेयर, तो यही वो चीज़ है कि जैसे बांग्लादेश लीडर का लैंडलॉक होने पे आया, तो इंडिया को क्या करना पड़ेगा, अपने क्लोज इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, देन स्ट्रॉन्गर टाइज अपने नेबर्स के साथ बनाए, नैरेटिव और परसेप्शन को कंट्रोल करे। यूएस फैक्टर, तो जब से अब ट्रम्प आए हैं तब से हमारे लिए बैलेंस मेंटेन करना यूएस और चाइना के बीच में और मुश्किल हो गया है, क्योंकि यूएस और चाइना की रिवेलरी और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। तो अब प्रेशर है इंडिया के लिए टू लाइन विद द वेस्ट। तो इंडिया को स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करनी है, यूएस के साथ भी स्ट्रॉन्ग टाइज रखने हैं, और चाइना को भी अकेला नहीं ऐसे करना। डिप्लोमेटिक सिग्नल्स, तो
जब पीएम मोदी ने अपना मैसेज दिया कि हमें हेल्दी कंपटीशन है चाइना के साथ, तो उसको उन्होंने पॉजिटिवली लिया और एक स्ट्रैटेजिक सिग्नलिंग ओपननेस हुई वो बोथ चाइना एंड द यूएस। तो चाइना ने उसके लिए पॉजिटिवली रिस्पॉन्स किया, एलएसी की पेट्रोलिंग रिज्यूम करी, देन रिवर टॉक्स और पॉसिबल रीओपनिंग ऑफ पिलग्रिमेज टूर्स के बारे में भी बात कही गई थी। वाटर सिक्योरिटी वार्निंग, तो चाइना का प्लान है कि डैम बनाएंगे हम जो उधर ब्रह्मपुत्रा रिवर का पार्ट फ्लो करते हैं, यानी कि यारलॉन्ग सांगपू। तो उससे एक लॉजिकल कंसर्न्स क्रिएट होते हैं। अभी कोई वाटर शेयरिंग ट्रीटी हमारे पास है नहीं, वाटर वेपनाइजेशन के भी रिस्क हैं। देन इंडिया के 4 पिलर्स क्या रहने चाहिए चाइना की स्ट्रैटेजी के साथ, तो 4 चीज़ें जो मेन है: मिलिट्री रेडीनेस, इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट एंड नैरेटिव कंट्रोल। तो हमें क्या करना है कि हमें कोई प्रोवोकेशन नहीं करनी है, पर अलर्ट रहना है, स्मार्टली एक्ट ट्रेड करना है, पर ओवर डिपेंडेंस नहीं होनी चाहिए, डिप्लोमेटिकली इंगेज भी करते रहना है और नैरेटिव कंट्रोल करने की वो रखनी है। विजन फॉर एशिया, तो एशिया को एक न्यू सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की जरूरत है यूएस डोमिनेंस के बियॉन्ड। तो इंडिया और चाइना साथ में एक्ट कर सकते हैं रीजनल स्टेबलाइजर्स की तरह, गार्ड रेल्स, मिलिट्री, इकोनॉमिक एंड डिप्लोमेटिक बिल्ड कर सकते हैं टू प्रिवेंट एस्केलेशन। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है रिमाइंडर टू द प्रेसिडेंट एंड द गवर्नर्स। तो इस आर्टिकल में वही जैसे अभी काफ़ी दिन से चल ही रहा है, तो जो केस था उसमें हमने देखा कि कैसे प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के लिए कहा गया कि उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे एक्ट करना है और टाइम लिमिट में अपने बिल्स वगैरह पास करने हैं। तो इस आर्टिकल में बात करेगी है कि जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने 1948 में कहा था कि इंडिया ने पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट किए, ना कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम जहाँ पे प्रेसिडेंट सिंबॉलिक हेड है और यहाँ पे सिर्फ प्रेसिडेंट जो है ना वो सिंबॉलिक हेड है। मतलब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, नहीं तो कि प्रेसिडेंट ही मेन है, बट यहाँ पे वो सिंबॉलिक हेड है और जो भी एग्जीक्यूशन एक्शंस है वो मिनिस्टीरियल एडवाइस होने चाहिए। की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो आर्टिकल 52 और 153 हमें प्रेसिडेंट और गवर्नर्स के रिस्पेक्टिवली के बारे में बताता है कि वो मतलब कैसे हमारे हेड्स हैं, मतलब नॉट प्रॉपर हेड्स बट या दे आर द सिंबॉलिक हेड्स। एंड आर्टिकल 74 और 163 उनके मैंडेट के बारे में बताते हैं कि कैसे उन्हें एक्ट करना होगा रिस्पेक्टिव काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अकॉर्डिंग। तो डिलीटेड शेड्यूल 4 इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो ओरिजिनली पहले प्लान करा जा रहा था टू गाइड द गवर्नर्स थ्रू दिस आर्टिकल, तो इसको डिलीट कर दिया गया था ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन इंस्टेड कि चलो ये। तो अंबेडकर जी ने जस्टिफाई किया था कि गवर्नर्स के पास ऑलरेडी लिमिटेड डिस्क्रिप्शन है तो इसको डालने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स, प्रोफेसर के टी शाह जो थे तब उन्होंने कहा कि हमें एक अमेरिकन स्टाइल प्रेसिडेंशियल सिस्टम अडॉप्ट करना चाहिए। अंबेडकर जी ने इसे अपोज किया और फर्मली कहा कि हमें ब्रिटिश स्टाइल पार्लियामेंट्री सिस्टम की ज़रूरत है। उन्होंने रीअफर्म किया कि जो प्रेसिडेंट है वो हमारा चीफ इज़ नॉट द चीफ एग्जीक्यूटिव, पर उसको मिनिस्टीरियल एडवाइस यानी कि जो लोगों ने सिलेक्ट किए हैं लोग उनके अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। नेक्स्ट आर्टिकल हमारे पास है सुप्रीम कोर्ट के हम प्रेसिडेंट, नॉट नेक्स्ट आर्टिकल सॉरी, सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट्स। तो प्रेसिडेंट्स उनमें भी यही बात करी गई है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स ये रीअफर्म करे गए हैं, ये उस बारे में बातचीत करी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, तो अब अंडर आर्टिकल 60 एंड 159 उनको क्या करना है, उन्हें प्रोटेक्ट करना है और डिफेंड करना है कॉन्स्टिट्यूशन को, लोगों को सर्व करना है, पब्लिक इंटरेस्ट में एक्ट करना है, आर्बिट्रेरीली या फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं जा सकते। ऑथर्स क्रिटिसिज्म एंड कंक्लूजन, उन्होंने कंडेम किया प्रेसिडेंट को फॉर मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डेकोरम, then criticizes some governors for acting against constitutional values, फिर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को एक नेसेसरी रिमाइंडर कहा। लास्ट आर्टिकल हमारे पास आज का है WHO's लैंडमार्क पैंडमिक एग्रीमेंट अ ग्लोबल माइलस्टोन। तो 3.5 साल और 13 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन लग के कि कंट्रीज फाइनलाइज कर पाएंगे WHO का पेंडेमिक एग्रीमेंट 16 अप्रैल 2025 को। तो प्रपोजल was set is set to be adopted by the World Health Assembly next month, तो नेक्स्ट मंथ ये अडॉप्ट हो जाएगी। मेन गोल क्या था इस एग्रीमेंट का कि हम प्रिवेंट, प्रिपेयर एंड रिस्पॉन्ड बेटर फॉर फ्यूचर पेंडेमिक्स। तो इसे जनरेशनल अकॉर्ड की तरह देखा जा रहा है टू मेक वर्ल्ड सेफर। चैलेंजेस क्या फेस हुए, तो अब वैसे भी ये फर्स्ट वो एक तरह से हुआ ना कि अब यूएस भी नहीं था जनवरी से जैसे अभी तक,
तो ये प्लान फिर सबने माना, दैट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। तो चैलेंजेस क्या है, डेवलप कंट्रीज़ क्या है कि वो हेजिटेंट थी कमिट करने के लिए कि हम वैक्सीन को शेयर करें, ट्रीटमेंट्स क्यों दें, डायग्नोस्टिक्स क्यों दें, टेक्नोलॉजी क्यों दें, और डेवलपिंग कंट्रीज़ कहती कि फिर हम पैथोजन सैंपल्स नहीं देंगे, फिर बनाओगे कैसे मतलब सॉल्यूशंस, क्योंकि हमें अगर एश्योर्ड एक्सेस नहीं मिलेगा मेडिकल सॉल्यूशंस का तो हम पैथोजन सैंपल्स शेयर नहीं करेंगे। ये पास्ट इश्यूज से रिफ्लेक्टेड है, जैसे कि इंडोनेशिया की प्रोटेस्ट में इन 2000 ओवर अनइक्वल H5N1 सैंपल शेयरिंग प्रैक्टिसेस। देन की अग्रीमेंट्स इन द फाइनल ड्राफ्ट, तो क्या रहेगी, प्रोटेक्टिंग हेल्थ वर्कर्स, तो सारी कंट्रीज ने अग्री किया कि वो प्रोटेक्शन अपने हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बढ़ाएंगे। देन पैथोजन एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो मेजर ब्रेक थ्रू ये रहा कि जो कंट्रीज पैथोजन शेयरिंग करेंगी, जिनोम डाटा देंगी, उनको रिसीव होगा गारंटीड एक्सेस टू रिजल्टिंग डायग्नोस्टिक्स, वैक्सीन और ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास की अग्रीमेंट में दो पॉइंट्स और हैं, फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो फार्मा कंपनीज को कहा गया है कि उन्हें 10% जो अपना प्रोडक्ट्स हैं वो डोनेट करने हैं WHO को, और 10% और अफोर्डेबल प्राइजेस पे देने हैं। टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफ़र है वो म्यूचुअली अग्री टर्म्स पे होगा, मतलब कि फार्मा कंपनीज का ये डिमांड था कि वो आपस में करेंगी। सॉरी, तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास सब टेक्नोलॉजी का एक्सेस होगा, उनको पता होगा कि वैक्सीन कैसे लोकली मैन्युफैक्चर करनी है। इक्विटी लेसन्स फ्रॉम कोविड-19, तो हमने कोविड-19 में देखा कि कैसे रिच नेशंस ने अपने पास तो पाइल अप करके रख ली वैक्सीन, पुअर नेशंस को मिली नहीं, तो इसलिए रिपीट ना हो इसी के लिए ये चीज़ें करी जा रही हैं। ट्रिटी हाईलाइट्स एज पर नेचर जर्नल, तो ये इक्विटेबल एक्सेस लाएगी हेल्थ प्रोडक्ट्स के लिए, इनकरेज करेगी कंट्रीज टू फैसिलिटेट एंड इंसेंटिवाइज टेक्नोलॉजी एक्सचेंज। तो दीज वर द आर्टिकल्स फॉर टुडे, थैंक यू।